let it bang, bang. अभी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। एक बार वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसमें लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। जो क्वेश्चन के शुरुआत में लिख दिया है उन्होंने, जो हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम आईसीआई के मॉड्यूल से करने वाले, मतलब बेसिकली इसको स्टेप बाय स्टेप टिक करते जाएंगे हम इसको। जहाँ पे मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है मेन ऐसे क्वेश्चनों में। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसके ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट बनाने से पहले। फिर उसमें लिस्ट ए बनाएंगे। उसमें हम लिखेंगे इस लिस्ट ए में जो जो आते हैं, मतलब कौन सी असेट्स आती है लिस्ट ए में। असेट्स नॉट स्पेसिफाइडली प्लेस्ड, मतलब जिस पे कोई प्लेस क्रिएट नहीं किया हुआ, वो फ्री असेट्स है, जिस पे कोई मतलब गिरवी रखा हुआ नहीं है, तो हम इस पे टिक करते हैं। इसमें ट्रेड डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है। तीसरा प्लांट, टूल्स, पेटेंट्स एंड अनपेड कॉल्स। ये जो सारे अमाउंट है इसको हमने जो क्वेश्चन में ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है यहाँ से लिए गए हैं। आप एक बार टिक कर देना सारे। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये कॉल अनपेड जो कॉल आ रही है वो इसमें क्यों लिखी हुई है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ ये क्यों लिखी हुई है। ये आईसीआई ने पहले यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। लिस्ट ए में क्या आएगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैसे बनाना है अपन को। जो लिस्ट ए में लिखा हुआ है, इंक्लूड ऑल असेट्स विच वेयर इज़ नो फिक्स चार्ज एट द वैल्यू दे आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। स्टूडेंट शुड नोट टू इंक्लूड कॉल्स इन एरियर, मतलब जो कॉल से एरियर हुआ है उसको हमको इसमें इंक्लूड करना है, लेकिन बट नॉट कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। जो कॉल हमने की ही नहीं है वो कैपिटल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। जो प्रेफरेंस शेयर की अनपेड कॉल है। फिर लिस्ट बी आती है, उसमें आते हैं जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है अगेंस्ट द सिक्योरिटी। उसमें हमको क्वेश्चन में दो असेट्स दी हुई है ऐसी, एक तो इन्वेस्टमेंट है और एक लैंड एंड बिल्डिंग है। जो इन्वेस्टमेंट का लिखा हुआ है इन द एंड ऑफ बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट है, जो उसकी लाइबिलिटी है टोटल 1,90,000 की है, जिसके आगे हमको रियलाइज़ हुआ है 1,17,000। तो ये है यहाँ पे, ये रियलाइज वैल्यू है और ये जो लाइबिलिटी है हमारी। तो जितना भी यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी और यहाँ पे सरप्लस आता है, तो अब हमारे यहाँ डेफिशिएंसी हुई है तो ये डेफिशिएंसी में आएगा। और ऐसा कैसे, लैंड एंड बिल्डिंग का है जिसमें अपन को रियलाइज हुई है 1,30,000, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइजेबल 30,000। इसमें भी लाइबिलिटी 80,000 की है। वो यहाँ पे जो बाकी का बचता है वो सरप्लस में आता है और इसको यहाँ पे बाहर लेके चले जाते हैं इसको। फिर यहाँ से अब ये बेसिकली समरी है, जो इसका जो टोटल रियलाइजेबल कितना आ रहा है ये और ये वाला, इन दोनों की टोटल है, मतलब असेट से कितना रियलाइजेबल हुआ टोटल। उसमें से हमको असेट्स नहीं, मतलब वो जो लाइबिलिटी थी सिक्योर वाली उसको हमको नहीं हटाना है। ऐसे ग्रॉस कितना अपन को रियलाइज़ हुआ है, तो ये ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू है। फिर लिस्ट बी में भी इंक्लूड होता है ये जो सिक्योर वाला है, सिक्योर पोर्शन, सिक्योर क्रेडिटर, जो अपन ने ऊपर जो हटाए हैं। ये 2,50,000 यहाँ से आया है कि हमने यहाँ पे जो 2 लाख जितनी भी हमारी टोटल सिक्योर लाइबिलिटी थी 2,70,000, उसके सामने जो 20,000 अपन को डेफिशिएंसी में आ रही है, मतलब उसको हमने अनसिक्योर कैटेगरी में चला गया ये वाला, इसलिए हमने यहाँ पे जो टोटल पेड कर दिया है जो सिक्योर क्रेडिटर को, वो यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद पेमेंट आता है अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो लिस्ट सी में आती है।
उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है वेजेस दिया हुआ है, जो हमको कंसीडर करना है प्रेफरेंशियल, और प्लस सैलरी दी हुई है जो ये 500 रुपये है ओनिंग 2000। अपन को मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रेफरेंशियल में इंक्लूड नहीं करना, इसमें जो सैलरी है इसको हम 3000 दी हुई है, जो अपन कैलकुलेट करते हैं 3000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 6 मंथ की है, लेकिन हम उसको मैक्सिमम 4 मंथ की दे सकते हैं। तो हम 4 मंथ इंटू 500, तो ये आ जाएगी 2000 आ जाएगी, जो अपन को टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बाहर इसकी टोटल आएगी और इसका भी पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आती है डिबेंचर होल्डर आते हैं, उनको पेमेंट करना है, जो लिस्ट डी में आते हैं। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें इंक्लूडिंग है, एक तो जो वैल्यू है टोटल, प्लस इसमें जो इंटरेस्ट जो डी हुआ है जो अभी पे नहीं किया है वो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, जून तक का पेमेंट बाकी है, और अपन जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो दिसंबर तक का बना रहे हैं, मतलब 6 महीने का बाकी है टोटल। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,00,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1,00,000, तो ये आ गया 1,25,000। 1,25,000 अभी जो है बचा है टोटल सरप्लस रिगार्डिंग द डिबेंचर अनसिक्योर लिस्ट ए, जो लिस्ट ई के लिए बचा है वो इतना है, और यहाँ पे जो आ रहे हैं वो इसको पेमेंट कर रहे हैं, वो पैरेलली चल रहा है। अब जो अनसिक्योर क्रेडिटर थे उनको पेमेंट करना है। सबसे पहले ये 20,000 कहाँ से आए, ये 20,000 यहाँ से आए, जो अपन ने वहाँ पे प्लेस तो थे लेकिन वहाँ पे इतना सफिशिएंट इसका रिलायबल वैल्यू नहीं हुआ था, इसलिए वो बच गए थे। तो 20,000 तो ये आ रहे हैं, और बाकी के यहाँ से आ रहे हैं जो ट्रेड क्रेडिटर है 2,65,500, और ये 7,000 में 2 चीज़ें इंक्लूडिंग है। एक तो जो अपन ने यहाँ पे सैलरी 1,000 कम दी थी उनको 1,000, तो ये प्लस ये मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी 6,000, तो टोटल हो गया 7,000। तो इन तीनों का टोटल आ गया ये, और उसको इधर भी लिख दिया। उसके बाद इसमें से ये इसको घटाते हैं तो 67,000 आता है, वो नेगेटिव आ रहा है। और फिर उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट आएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को उनको कितना बाकी है वो डायरेक्टली पूरा आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर वाला इसमें से घटा के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर ये यहाँ पे दोनों का टोटल करके आ जाएगा, और फिर इसमें से ये भी घटा देंगे, मतलब बेसिकली माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 3,40,000 प्लस 64,000, तो ये आ जाएगा 4,04,000। यहाँ तक जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर यहाँ तक ही एक क्वेश्चन करना होता है पूरा, या फिर 2 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ जाए या ज़्यादा नंबर का आता है तो उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि लिस्ट एच भी बनानी पड़ती है। मतलब बेसिकली जो डेफिशिएंसी आई है अपने 4,04,000 की, वो कैसे आई है उसका पूरा फुल डिटेल बाइफर्केशन देना पड़ता है, तो हम वो देखते हैं कैसे देना है। लिस्ट एच में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो पता नहीं कैसे आता है, बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे करना है कि क्यों कर। तो मैं बेसिकली पहले से एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ कि इसको मतलब इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब कैसे क्या है ये। तो मैं आपको ये पहले समझाने के लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है, तो नॉर्मल समझाने के लिए। असेट्स अपने पास 5 लाख की है, करंट असेट्स मतलब फिक्स एसेट 5 लाख की है, करंट एसेट्स 5 लाख की है, लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी 6 लाख की, और हमारा कैपिटल है वो 4 लाख का है। अपन दिया हुआ है, अपन ये लिक्विडेट करने वाले हैं, तो एस्टिमेट करते हैं कि अपन को जो रिलाइज वैल्यू हो जाएगी फिक्स एसेट से वो 4 लाख होगी। एक्चुअली हमारे 5 लाख की, लेकिन 4 लाख की होगी। रिलाइज फ्रॉम असेट्स है
करंट एसेट्स है वो 3 लाख की हो रही है, तो अपन को टोटल रियलाइज हो रहा है 7 लाख का। और उसके बाद जो अपनी करंट लाइबिलिटी बच रही है वो 6 लाख की है, तो हम घटाएंगे तो उसके बाद 1 लाख की बचेगा, जो अपन कैपिटल वालों को पेमेंट करने वाले हैं। एक्चुअल में कैपिटल वालों को 4 लाख पेमेंट करना था, लेकिन 1 लाख ही बचा हुआ है, तो हम 1 लाख पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके जो डेफिशिएंसी बचेगी उसको घटाने के बाद वो 3 लाख की बचेगी। तो ये डेफिशिएंसी हम लिस्ट एच होती है जो अपन को फाइंड करनी पड़ती है। वो कैसे फाइंड करनी पड़ती है, तो वो ऐसे फाइंड करनी पड़ती है कि पहले हमारे पास जो फिक्स असेट्स थी वो हमारे पास 5 लाख की थी, लेकिन इसमें रियलाइज़ कितना हुआ, 4 लाख ही हुआ है। तो अपन को मतलब जितना भी लॉस हुआ है ना वो 1 लाख का है, वो हमारे डेफिशिएंसी आएगी, एक तो वो आएगी। उसके बाद करंट एसेट्स 5 लाख की थी, उस पर हमको रियलाइज़ हुआ 3 लाख का, तो उसमें कितनी डेफिशिएंसी मतलब कितना लॉस हुआ 2 लाख का। तो हम दोनों को टोटल करेंगे ना तो इतना लॉस हुआ है कैपिटल वालों को। यही अपने जो लिस्ट एच में इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इस लिस्ट एच को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें जितने भी लॉस होते हैं बैलेंस शीट में ओवर द पीरियड एज ऑन तक, उसको सारे लॉस उसमें आ जाते हैं, मतलब कैपिटल और इक्विटी वालों को कितना कितना लॉस हुआ है। सबसे पहले आ रहा है अपने जो एक्सेस लाइबिलिटी ऑन ओवर द असेट्स अपने नील है, लेकिन अपने नेट डिविडेंड बोनस ड्यूरिंग द पीरियड, अपने बोनस सॉरी उसमें जो डिविडेंड दिया है वो अपन को कितना लॉस हुआ है, वो भी एक तरह का लॉस है, क्योंकि बैलेंस शीट तो प्रिपेयर हो चुकी है, उसमें कुछ आ नहीं रहा है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है असेट्स सॉरी डिविडेंड दिया हुआ है, वो हमारा एक तरह से लॉस है, जो कैपिटल वालों की पूंजी में से ही घटेगा, इसलिए अपन को उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिक्लेयर डिविडेंड 10% ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया है 10% दिया है, तो 2,40,000 इंटू 10%, एक तो आ गया ये 24,000 आ गया। डिविडेंड इनको दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया होगा 10 उनके हिसाब से जो भी इनकी रेट है। प्रेफरेंस शेयर को 6% के हिसाब से देंगे, लेकिन पूरे 1 लाख पे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कॉल से एरियर किया है 5,000 वालों ने, तो उनको नहीं देंगे। तो अपन को कितना 95,000 के ऊपर देना है 6%, जो आता है 5,700 रुपये। 5,700 प्लस 24,000 होता है 29,700। उसके बाद ये आता है, ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है जो लॉस हुआ है लास्ट ईयर का, और ये जो लॉस है ये करंट ईयर का, ये कैसे आया है वो पीछे मैं बताता हूँ आगे। इसको दोनों को टोटल करके आता है ये वाला। फिर ये स्टॉक का लॉस हुआ 40,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लॉस ऑन स्टॉक ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द 2002, 3, 4 और उसके बाद ये जो लॉसेज है राइट ऑफ का, एस्टिमेटेड लॉसेज नाउ तो राइट ऑफ, और ये प्रोविज़न का जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है उसका ये जो जैसे कि ये 70,000 है, ये 70,000 कहाँ से आया है, ये प्लांट का है। प्लांट का एस्टिमेट अपन को रियलाइज इतना हुआ 1,30,000, लेकिन इसको बुक वैल्यू अपने 2 लाख की थी, तो टोटल जो भी डिफरेंस आया है वो 70,000 का है। ऐसा कैसे, टूल्स का भी है, टूल्स हमारे एस्टिमेटेड थे 4,000 आए हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी बुक वैल्यू 20,000 की थी, तो अपन को 60,000 का 16,000 का लॉस हुआ है। ऐसे ऐसे पेटेंट का भी है, स्टॉक का भी है, और इन्वेस्टमेंट का भी है, और डेटर्स का भी है। फिर इसको हम सारों को टोटल करेंगे तो अपन को इतना आएगा, ये हमारा टोटल लॉस है। ये दूसरा बी आता है, इसमें आइटम रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसी, मतलब अपन को जो डेफिशिएंसी जो ऊपर जो टोटल आई है ये वाली, इसमें हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हमारा प्रॉफिट साइड क्या क्या है, मतलब का फ़ायदा हो रहा है वो है। तो इसमें 15,000 का तो है एक्सेस, तो ओवर द कैपिटल वाला है जो ये वाला है जो बैलेंस शीट में दिया है दिसंबर में, सो द जनरल रिजर्व है, उसमें से अपन को डेबिट बैलेंस लेस किया है 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसमें से ये लेस करते हैं तो 15,000 आ जाते हैं। और ये जो
ट्रेडिंग प्रॉफिट है जनवरी 2001 से दिसंबर 2001 तक का दिसंबर का प्रॉफिट है जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी अपन को डेफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है इससे, क्योंकि अपन को प्रॉफिट हुआ है ये वाला प्रॉफिट। एक्चुअली इसमें से डिविडेंड भी दिया है, अपन ऐसे डिविडेंड उसमें डायरेक्टली लेस करके दिखा सकते हैं, या फिर डिविडेंड को ऊपर बता दो या और फिर इसको टोटल प्रॉफिट को नीचे बता दो। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को आईसीआई के हिसाब से चलना है तो अपन को दोनों अलग अलग बताने पड़ेंगे। जो लॉस हुआ वो डिविडेंड मतलब ऊपर बताएंगे और उस जितना प्रॉफिट हुआ वो नीचे बताएंगे। लास्ट अपना बचता है 10,000 जो अपन को लैंड एंड बिल्डिंग पे फ़ायदा हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग अपने रियलाइज हुई है एस्टिमेटेड 1,30,000, अपनी बुक वैल्यू थी 1,20,000 की। फिर इन सब को इसमें से घटा देंगे तो अपन को इतना बचेगा जो अपनी लिस्ट एच थी। अभी ये वाला जो अमाउंट है 1,31,300 ये कैसे आया? ये एक्चुअली क्वेश्चन में अपना बैलेंस शीट सही फॉर्मेट में नहीं दी हुई है, इसलिए अपन को ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपन को निकालना पड़ेगा। उसमें सारा को डेबिट साइड जितनी डेबिट साइड में आ रही है जो क्वेश्चन में दी हुई है। एस्टिमेटेड जो रिलायजेबल वैल्यू है उससे नहीं लिखना है, अपन को जो बैलेंस शीट में दी हुई है जो बुक वैल्यू वो लिखनी है। वो सारे डेबिट साइड में जितने आइटम है वो सारे लिख दो, फिर क्रेडिट साइड में जितने आइटम है वो लिख दो। फिर अपन को ये ओपनिंग बैलेंस निकालना है, अपन को 2005 का ओपनिंग बैलेंस। तो अपन को उसको लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपन को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट, जिसमें अपन को ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है अपन को 40,000 जो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद 25,000 जो लॉस हुआ था अपन को ये वाला, ये इसको डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद 24,000 का डिविडेंड दिया था अपन को जो इक्विटी शेयर होल्डर को, और 5,700 डिविडेंड दिया था प्रेफरेंस वालों को, और 1,09,000 दिया था हम लॉस हुआ था अपन को जो, और ये जो स्टॉक का लॉस है जो लॉस हुए थे अपन फायर से वो वाला। फिर इधर आएगा अपन को प्रॉफिट हुआ था जो ईयर 2001 में हुआ था दिसंबर में, जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसका सारा टोटल इधर का टोटल इधर का करेंगे तो अपन को ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, मतलब 2004 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दिसंबर का, और 2005 का वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अपन को टोटल ये बचेगा। लेकिन अपन को बैलेंस शीट ट्राई बैलेंस की टोटल तो इतनी है, तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ये अपना क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो टोटल ये ऐसा आएगा। तो ये वाला अमाउंट ही एक्चुअली इधर लिया हुआ था अपन ने यहाँ पे। ओके, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है 13 नंबर का। आपको और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू।